अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसका नाम है वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी, जो कि 1857 में लड़ी गई थी, 1857 में। सबसे पहले तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मैंने पिछले जो लेक्चर जिसमें पाक अफेयर का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान अफेयर्स के दो टाइप के चीज़ें होती हैं, प्री पार्टीशन फेज़ और पोस्ट पार्टीशन फेज़। हम प्री पार्टीशन से स्टार्ट ले रहे हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से। 1857 के वार ऑफ इंडिपेंडेंस समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि हिंदुस्तान कैसा था, हिंदुस्तान की आबादी किस परसेंटेज में थी। अब सबसे पहले हिंदुस्तान में 6 सूबे थे, 6 प्रोविंसेस इन हिंदुस्तान। पहले का नाम था पंजाब, दूसरे का नाम था बंगाल, थर्ड मुंबई, फोर्थ यूपी, फिफ्थ सीपी एंड सिक्स मदारस। तो पंजाब में जो 50% थी, मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की। बंगाल में 35 to 40% परसेंटेज थी मुस्लिम की। मुंबई में 25% थी, यूपी में 14% थी, सीपी में 10% थी और मदारस में 10% थी। एज अ टोटल हम देखें तो हिंदुस्तान में अब कह सकते हैं कि 25% जो थे ना, 22 to 25% मुस्लिम्स थे, 10% थे अदर जो अक़लीतें वगैरह हैं, क्रिश्चियंस हो गए, यहूदी वगैरह, और 60% थे हिंदू। तो मुस्लिम सेकंड हाईएस्ट मेजोरिटी थे इन हिंदुस्तान में। तो आप याद रखें कि इधर आपको बताता चलूँ कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की जो बुनियाद रखी गई थी, वो रखी गई थी 28 दिसंबर 1885 पे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी 30 नवंबर 1906 बाय नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये सब कुछ इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे हमें हेल्प आउट करेंगी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों मुसलमानों और हिंदुओं ने ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी। अब हम देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट। पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि फ्रीडम मूवमेंट क्या है। जंग जो आज़ादी की तहरीक मुसलमानों ने शुरू की 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक पाकिस्तान नहीं बना। ये हुई क्यों, इसके ये फ्रीडम मूवमेंट, जंग आज़ादी, ये जो आज़ादी की तहरीक थी, इसको शुरू किया क्यों गया, इसके मोटिव क्या थे। पहले तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थे, कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया थी वो बहुत बुरी थी। वो जो ब्रिटिश थे वो सारे काम हिंदुओं से लेते थे और मुसलमानों से लेते थे, और फ़ायदा सारा उनको मिलता था। वो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा करते थे, क्योंकि जब वो हिंदुस्तान में आए थे तो तब हिंदुस्तान की जीडीपी 35% थी। बाद में दूसरा जो कंसेप्ट है वो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में इस तरह के डेमोग्राफी थी कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, 25% मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने इसलिए ये फ्रीडम मूवमेंट शुरू की थी। उनकी डेमोग्राफी इस तरह बनती थी कि वो एक अपनी अलहदा स्टेट, जिसका नाम आजकल पाकिस्तान है, वो बना सकते थे। तो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में इस तरह ये था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, के वो मुसलमानों की पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहते थे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के सबसे पहले तो हिंदू और मुस्लिम इसको कहते हैं ग्रेट रिवोल्ट, अजीम जंग आज़ादी। लेकिन ब्रिटिश इसको कहते हैं इंडियन म्यूटिनी, म्यूटिनी के हिंदू मुसलमानों और हिंदुओं ने, इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत की। अब हम देखते हैं कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस का मौका ही क्यों आया। जहाँ आप सभी जानते हैं कि 16वीं सेंचुरी में, जब 17वीं सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन शुरू हुई ना, कि ये यूरोपीय ममालिक ने दूसरे ममालिक पे कब्ज़ा करके उनको अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। तो 16वीं सेंचुरी में मुगलिया दौर में, ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई हिंदुस्तान में। तब वो कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। पहले बता चुका हूँ, 34% जीडीपी थी उसकी। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। आस्ता आस्ता वो मुस्लिम लीडरशिप कम होती गई, जो उनका वो कंट्रोल वगैरह। फिर उन्होंने लोग इलाकों पे कंट्रोल हासिल शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा उनका कंट्रोल तब हासिल हुआ जब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई। तो जब बैटल ऑफ प्लेसी में उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया इंडिया को 200 ईयर्स में ओनली। तो वो इंडिया को कंट्रोल करने लगे। थी मुगलिया की मुगल हुकूमत, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तान के इलाके पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब हम जानते हैं कि देखते हैं कि रीज़न ऑफ अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लोगों ने बगावत क्यों की।
सबसे पहले रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश की अच्छी नहीं थी। वो हिंदुओं और मुसलमानों से काम लेते थे और उनको उतनी पे वगैरह और कोई सहूलियत वगैरह नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन में ये था कि 80 और 20 की परसेंट थी। 80% हिंदुस्तान के लोग थे, 20% ब्रिटिश लोग थे। जो 20% थे उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी और वो हायर ओहदों पे बैठे हुए थे, अच्छे ओहदों पे। तो वो लोगों से काम लेते थे और उनको घटिया समझते थे, जो भी आप कह सकते हैं। तो उनसे उनको ना उतनी तनख्वाहें वगैरह मिलती थी। दूसरा, कोर्ट सिस्टम चेंज हो गया था। जब कोर्ट सिस्टम चेंज हो गया था तो उन्होंने इस्लामिक जो को रूल्स थे जो चेंज हुए थे, इस्लामिक रूल्स को चेंज करके अपने जो ब्रिटिश क्रिश्चियन रूल्स थे कोर्ट में वो लगा दिए। बाद में उन्होंने पहले कोर्ट में जो सरकारी ज़बान वो उर्दू होती थी, उन्होंने सरकारी ज़बान को इंग्लिश को कर दिया। कोर्ट सिस्टम की वजह से भी लोगों के जो चेंज हुआ उनमें भी लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत करनी शुरू कर दी। तीसरा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लोगों की मुआशी हालत बहुत कमज़ोर होगी। लोगों पहले जीडीपी 34% थी, फिर जीडीपी लो आ गई। उन्होंने लोगों के ऊपर हाई टैक्स इम्पोज कर दिया, फिर उधर इन्फ्लेशन आ गई और पॉवर्टी आ गई। इस वजह से भी लोगों ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत की। पांचवा एस्पेक्ट है रिलीजन। उन्होंने पहले आप देखें कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के रिलीजन के लोग रहते थे, हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि ये तो एक लिबरलिज़म वाला हिसाब हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम इनका रिलीजन चेंज करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनरी, पोप वगैरह इंग्लैंड से मंगवाए और रिलीजन चेंज करने की कोशिश की लोगों के, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो किसी का कत्ल किया हुआ, अगर वो अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन बन जाता तो हम उसको माफ़ कर देंगे, और जो क्रिश्चियन बनते थे उसको बहुत सारी जायदादें वगैरह इस तरह नवाजते होते थे। बाद में थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। छठे नंबर पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? अगर एक रूलर है एक इलाके का और उसकी कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा काम किया हुआ था, कोई भी इलाके में, किसी भी इलाके में कोई अगर गरीब है तो उसकी अगर कोई जायदाद है, तो अगर उसकी आगे कोई बेटा नहीं है तो वो जो जायदाद थी वो ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेती थी। सातवें नंबर पे आता है डिफेंस कंट्रोल, आर्मी वगैरह का कंट्रोल। इसमें भी ये 80 और 20 की रेशो थी। 80% हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान, और 20% थे ब्रिटिश। जो 20% थे वो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनकी तादाद बनती है 45,000। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। और 20% जो इंडियन थे वो थे 2,32,000। इन लोगों को लो वेजेस दी जाती थी। ये जो सोल्जर होते थे वो बड़े ओहदों पे होते थे, जब वो जा रहे होते थे तो उनको सल्यूट करना इनके ऊपर लाजम करार दिया गया हुआ था। इस वजह से लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत की। तो डिफेंस कंट्रोल में ये चीज़ थी। अब आप देखिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस की इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1858 में क्या क्या हुआ, इसके कॉजेज़ क्या थे। पॉलिटिकल कॉज था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल, लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, रिलीजियस बहुत चेंज कर रहे थे, मिलिट्री के कंट्रोल भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था, काम लोगों से ले रहे थे। इस वजह से लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की। अब हम देखते हैं कि इसमें वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियंस फेल क्यों हुए थे। इंडियंस फेल हुए थे इस जंग में। जो विक्टोरियस थे वो ब्रिटिश थे, और हिंदुस्तान के मुसलमान और जो हिंदू थे वो इस जंग में नाकाम हुए थे। इंडियंस फेल क्यों हुए थे? सबसे पहली वजह थी तो इनके दरमियान लेक ऑफ कम्युनिकेशन थी। मुख्तलिफ इलाकों में जंग हो रही थी उनके दरमियान। बंगाल में जंग हो रही थी, पंजाब के लोगों को पता नहीं था, पंजाब में जंग हो रही थी, यूपी के लोगों को पता नहीं था, उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं थी। बाद में नो डायनामिक लीडरशिप, उनकी कोई अच्छी लीडरशिप भी नहीं थी। डायनामिक लीडरशिप, कोई भी अच्छी लीडरशिप नहीं थी जो उनको कंट्रोल करके एक पैटर्न के साथ जंग में लेके जाती। मिस मैनेजमेंट और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिस मैनेजमेंट थी, अफरा तफरी मची हुई थी, कोई तरतीब से लड़ाई नहीं हो रही थी, कोई इधर लड़ रहा है। कुछ सूबों ने तो जंग की नहीं, जैसे बंगाल के सूबों में और सिंध के इलाकों में। मिस मैनेजमेंट एंड लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाद में इस जंग के जो विक्टोरियस हैं वो ब्रिटिश थे। आफ्टरमैथ, इसका नतीजा क्या आया? मुसलमानों पे और हिंदुओं पे तो बाद में जुल्म के पहाड़ टूटे ही। उन्होंने इसका नुकसान ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ। ये नुकसान ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया क्वीन विक्टोरिया ने, और वाइसरे सिस्टम आ गया
हिंदुस्तान में, और इसको कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और जो लास्ट मुग़ल एम्पायर था उसको हैंग कर दिया था और जेल में डाल दिया था और उनको फांसी दे दी गई। उसकी औलाद को मुल्क बदल कर दिया गया, वो भीख मांगते रहे दूसरे मुल्कों में। और क्वीन विक्टोरिया ने पास बिल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और वाइसरॉय सिस्टम कम हो गया। वाइसरॉय सिस्टम हिंदुस्तान में आ गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। इसमें देखें रीज़न ऑफ फेलियर फॉर 1857 रिवोल्ट के हिंदू 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें हारे क्यों हिंदुस्तान के लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं थी। देयर वाज नो प्लानिंग अमंग द रेबल्स, बगावत करने वाले लोगों के दरमियान कोई प्लानिंग नहीं थी। इट वाज एन अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, बेतरतीबी वाली जो एफर्ट थी वो थी। द लीडरशिप वाज वीक, जो उनकी लीडरशिप थी टॉप लीडरशिप वो बहुत कमज़ोर थी। देयर वाज नो डायरेक्शन टू द मूवमेंट, कोई भी सिमत नहीं थी कि आपने किस सिमत में जंग लड़नी है, किस अंदाज में लड़नी है। अब आते हैं मिलिट्री रीजन्स की तरफ। मिलिट्री रीजन्स में आपके सामने ब्रिटिश आर्मी वाज सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल किया हुआ था, उनके पास जदीद आलात थे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाई, क्यों वैसे पहले भी बता चुका हूँ, उनके पास बहुत ज़्यादा असला, हर चीज़ उनके पास ही, टैंक थे, तो उनके पास ये असले वगैरह की और अनलिमिटेड सप्लाई थी। द रेबल्स हैड अनलिमिटेड सप्लाईज एंड आउटडेटेड अम्यूनेशन, कि जो रेबल्स थे उनके पास लिमिटेड सप्लाईज थी, कम असला वगैरह था, और जो चीज़ें थी वो भी फटी पुरानी, जो कमज़ोर चीज़ें जो जिनका कोई वजूद भी नहीं था वो उनके पास थी। आइडियोलॉजिकल रीज़न, नज़रियाती जो वजह थी। ऑल सेक्शंस डिड नॉट पार्टिसिपेट, सारे लोगों ने, जो सारे लोग थे इस मुआशरे में 3-4 किस्म के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग प्रिंसेस होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं। इनमें से जो प्रिंसेस और एजुकेटेड क्लास थे इन्होंने तो इस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस वजह से मुसलमान और हिंदू जो इस जंग में थे वो इस जंग में हार गए। और इसके बाद आता है देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू फ्यूडलिज्म बट पुट फोर्थ बाय द रेबल्स, कि रेबल्स के पास कोई भी दूसरा जो नतीजा था, अल्टरनेटिव था जो जंग के बाद करना था, कोई भी प्लान वगैरह कोई भी चीज़ नहीं थी। जहाँ पर मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या थी और इसका क्या नतीजा निकला। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन कौंसिल एक्ट 1892। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जब किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। और मैं फिर ये बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ख़ास तौर पर हिस्ट्री का टॉपिक। अगर आप एक लेक्चर मिस करेंगे तो आपको अगले लेक्चर की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो उससे पिछले अगर कोई वीडियो है तो उसको देखकर दूसरी वीडियो को देखें। अल्लाह हाफिज़।